नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन पद्धति में ज्ञान के प्रवाह के लिए, ज्ञान के फैलाव के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। एक पद्धति रही है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें गुरु अपने जीवन के अनुभव को, अपने जीवन के ज्ञान को अपने शिष्यों में उड़ेलने का प्रयास करता है। शिष्य उसके सानिध्य में बैठकर उस ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। सारे उपनिषद, सारे आध्यात्मिक, सारे आयुर्वेद सब इसी पद्धति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते रहे। ये ज्ञान की एक अनोखी परंपरा रही है। हमारे यहाँ ज्ञान के प्रवाह का एक और मार्ग भी रहा है, जिसे हमने कहा श्रुति और स्मृति का प्रवाह। स्मरण और अपनी बुद्धि विवेक से उसको याद रख के दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना, ये पद्धति भी सदियों सदियों से हमारे यहाँ जारी रही है। इस पद्धतियों से हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ भी रचे गए, जो ज्ञान के कई मार्ग आगे बढ़ते रहे। कई विद्याएं जन्म लेती रहीं, कई विद्याओं ने हमारे यहाँ पूरा विकसित आकार ग्रहण किया और इसी श्रुति स्मृति के आधार पर वेदों की रचना भी हुई। क्योंकि यदि हम तुलसीदास जी को भी लें तो तुलसीदास जी का समय तो 1600 शताब्दी के मध्य का है, लेकिन हमारा राम का जीवन चरित्र तो लाखों करोड़ों साल पहले का है। तो तुलसीदास तो उस समय उपस्थित नहीं थे, और जब वो तुलसीदास जी थे तब देश का माहौल या जिस जगह उन्होंने रामचरितमानस का सृजन किया, उस समय का वातावरण तो बहुत प्रतिकूल था, बहुत विरुद्ध था। चारों तरफ आक्रामकता का संक्रमण था, बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, जो इंस्टीट्यूट थे मंदिर तोड़े जा रहे थे, चारों तरफ लुटेरों का साम्राज्य था। ऐसे में तुलसीदास जी ने अपने समाज के अंदर जो स्मृतियां थी, जो कहानियां कथा प्रचलित थी, उनके आधार पर राम जी के पूरे चरित्र को श्रवण किया और उसके आधार पर अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर उसे एक ग्रंथ का आकार प्रदान किया। उसी इस श्रुति स्मृति के आधार पर रामचरितमानस का निर्माण संभव हो पा सका। इसी तरह ज्ञान की और भी पद्धतियाँ रही हैं। मैं बात यदि आपसे करूं तो जो ज्योतिष की एक नई परंपरा है, जिसे हम लाल किताब के नाम से जानते हैं। लाल किताब में बहुत लोगों ने कई तरह के शोध किए हैं। मेरा शोध नवीन है, लेकिन मैंने इस पर कुछ चीज़ों को संकलित करने का प्रयास किया है। आपने घाघ बहादुरी का नाम सुना होगा। घाघ बहादुरी भी एक ग्रामीण ज्योतिष विद्वान रहे हैं। उन्होंने भी जो ग्रामीण अंचलों में कई तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित रही हैं, चाहे वो ज्योतिष के किसी भी विषय के संबंध में रही हों। ज्योतिष के बहुत सारे आयाम रहे हैं। कुछ आयाम होते भविष्य करने के, कुछ वर्षा को ज्ञात करने के, फसल को सही रूप देने के कि फसल किस नक्षत्र में बोई जाए, किस मौसम में बोई जाए, प्राकृतिक स्थिति कौन सी रहे कि फसल भरपूर मात्रा में फले फूले, अच्छी फसल की प्राप्ति हो, या फिर वर्षा का पूर्व अनुमान कैसे लगाएं। अभी तो आपके पास मौसम के लिए कुछ सरकारी तंत्र है, मौसम विभाग है, लेकिन आज से 200-500 साल पहले हम इस चीज़ का कैसे अवलोकन करते। तो ज्योतिष ही एकमात्र माध्यम था, ज्योतिष की गणना ही इसकी एकमात्र माध्यम थी, और ज्योतिष के वो सूत्र जनमानस के अंदर फैले हुए थे। गांव गांव, बच्चा बच्चा इस स्मृति को जानता था और उन्होंने अपने मस्तिष्क में बसाया हुआ था। इसको कहते हैं जन स्मृति। ऐसी ही जन स्मृति ज्योतिष की पंजाब के एक बड़े भूभाग में फैली हुई थी। क्योंकि जिस लाल किताब की मैं बात करता हूँ, उस लाल किताब के रचयिता या संकलन करता तो पंडित रूपचंद जोशी रहे। लेकिन रूपचंद जोशी जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये परंपरा या ये विद्या का नया रूप उनका सृजन है। उन्होंने भी पंजाब के पूरे आंचल में जन स्मृतियाँ जो के संबंध में फैली हुई थी, उनको संकलित किया, लिपिबद्ध किया और एक नया आयाम प्रदान किया, जिसे उनको लाल किताब कहा गया। क्योंकि जिस जगह, जिस रजिस्टर में वो लिखते थे, कहते हैं उस रजिस्टर को लाल कपड़े से लपेट कर रखा जाता था, इसलिए इसका नाम भी लाल किताब पड़ गया। अन्यथा अंदर जो लिखा गया है वो तो जन स्मृतियाँ हैं। आप यदि आज भी पंजाब में जाएंगे,
आज आज पंजाब का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। 47 से पहले की मैं बात करूं तो पंजाब यानी कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग पंजाब में होता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 47 से पहले लाहौर जो शहर था वो उत्तर भारत का बनारस कहा जाता था, काशी माना जाता था, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का जितना आधार बनारस और काशी में केंद्रित रहा है उसी तरह का उत्तर भारत में लाहौर को माना गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन ग्रंथों का जो संकलन, जो ग्रंथालय यदि उत्तर भारत में कोई था तो वो लाहौर में था। इससे आज़ादी से पहले लाहौर से हस्तांतरित करके लाहौर से लाकर पंजाब के एक छोटे से शहर, शायद आप परिचित नहीं होंगे, वो शहर से वो होशियारपुर शहर में स्थापित किया गया। आज भी वो पुस्तकालय वहाँ पर है, वो लाइब्रेरी आज भी है। यद्यपि वहाँ ना पढ़ने वाला कोई जाता है ना उसकी कोई देखभाल की होती है। और एक और हमारे साथ बड़ी एक अच्छाई हुई कि पंजाब में किसी सरकार ने ना आज़ादी के बाद और न आज कभी ऐसे ग्रंथों के संकलन पर, ऐसे जो पुरानी विद्याओं के जो ग्रंथ हुए हैं उनको साज संभाल पर कभी ध्यान दिया। मैं एक और बात चलते चलते चला बता दूं कि यदि पंजाब में आप जाएंगे तो पंजाब में एक बाबा लाल जी की काफ़ी कृति है। बाबा लाल जी को करीब से करीब 850 साल प्राचीन माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म करीब करीब 850 साल के आसपास हुआ। आज़ादी से पहले उनकी 22 गद्दियाँ थी, जिसमें से काफ़ी गद्दियाँ पंजाब पाकिस्तान में थीं, अफ़गानिस्तान में थीं, और आज़ादी के बाद वो गद्दियाँ विलुप्त हो गईं। अब बाबा लाल जी को पंजाब के कुछ शहरों में ही ज़्यादा जाना जाता है। दिल्ली में कुछ लोग जानते हैं जो वहाँ से आए हैं, अंततः पूरा देश नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा जाता है। मैं आपको सूत्र दिया कि जन स्मृतियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, वो ज्ञान को किस तरह से समेट के रखती हैं, और वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के प्रवाह का माध्यम बनती है। और इसी प्रवाह के माध्यम से, इसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली जन स्मृति के रूप में लाल किताब ने अवतरण लिया है। लाल किताब के जो सूत्र हैं बहुत प्राचीन हैं, बहुत अनुभव गीत हैं, क्योंकि इनमें अनुभव समाहित है, ये प्रयोग नहीं है। और जो पारंपरिक ज्योतिष का जो विषय है वो तो पूरे देश में एक अलग परंपरा से प्रचलित रहा, लेकिन लाल किताब के जो सूत्र हैं वो जीवन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हैं, क्योंकि उसमें कर्म के साथ पे जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो खान पीन है, इन सब को संकलित करके प्रकृति के साथ एक सूत्र किया गया है। और इसीलिए लाल किताब के जो प्रयोग हैं वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। लाल किताब में प्रकृति को साफ सुथरा रखना, जल को साफ सुथरा रखना, इसी के लिए कहा गया है। पानी के शुद्धिकरण के लिए कई तरह के जो मेटल्स हैं, चाहे वो तांबे का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, कोयला हो या शीशा हो, ये प्रभावित करने के लिए कहा गया, अनाज विसर्जित करने के लिए कहा गया है। ये इसका अर्थ एक ही है कि पानी तो शुद्ध हो, पानी के अंदर जो जीव जंतु विद्यमान हैं उनका भी सृजन होता रहे। फिर आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और उन महत्वपूर्ण चीज़ों को जनस्मृति ने संजो कर रखा, और उसी को पंडित रूपचंद जोशी जी ने एक किताब का आकार दिया, जिसे लाल किताब कहा गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जनस्मृतियाँ इसलिए आज तक विद्यमान हैं क्योंकि वो प्रभावशाली रही हैं। मैं एक उदाहरण के स्वरूप बताऊं, दही जमाना एक सामान्य प्रक्रिया है, हर घर में दही जमता है, लेकिन बहुत जगह सर्दियों में आप दही जमाना का प्रयास करते हैं तो दही नहीं जमता, दही पानी रह जाता है। और गर्मियों में दही जमाने का प्रयास करते हैं तो खट्टा हो जाता है, फिर पानी हो जाता है। लेकिन एक अनुभवी गृहिणी जानती है कि उसको किस मौसम में कैसे दही जमाना चाहिए। ये सहज प्रक्रिया हर घर में जमता है, सदियों से जमता आ रहा है। तो दही जमाने की प्रक्रिया जनश्रुति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही है।
इसलिए हर मौसम में जमता है। पंजाब में जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 1 महीने तक ऐसा टेम्परेचर वहाँ रहता है, तो वहाँ की गृहिणियाँ जानती हैं कि उस मौसम में दही जमाना कैसे है। अनुभव से सीखी चीज़ है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। खाने बनाने की जो पद्धति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है। उन्हें मालूम है कि दाल हमें यदि पकानी है, हमें राजमा पकाना है, तो उसे कितनी देर पहले भिगो के रखना है, कितनी देर उसे आग पर तपाना है। ये सिर्फ अनुभव से चली बातें हैं। और ऐसे अनुभव, ऐसी अनुभूतियाँ जनस्मृति में एक दूसरे पीढ़ी से आगे बढ़ती रहती हैं। और ऐसी जनस्मृतियों में जो तस्वीर विद्वान रहता है, बहुत सारी विद्याएं भी रहती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, खान पीन से संबंधित हो, या फिर भविष्य में या जीवन की समस्याओं से बाहर आने में ज्योतिष की हों। तो लाल किताब का जो अवतरण हुआ है वो जन स्मृतियों के आधार पर हुआ है। और ऐसी स्मृतियाँ आज भी पंजाब में प्रचलित हैं। पंजाब नहीं, पूरे देश में प्रचलित हैं। पंजाब के एक बड़े भूभाग में ज्योतिष संबंधी ऐसी जो जनश्रुतियाँ स्मृत रही हैं, उनको संकलन करने का कार्य प्रथम बार पंडित रूपचंद जोशी जी ने किया। और पहला ग्रंथ भी उनका लाहौर से प्रकाशित हुआ था। तब लाहौर को उत्तर की काशी कहा जाता था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र कहा जाता था। वहाँ बहुत तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, आध्यात्मिक एक्टिविटीज होती रहती थी। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा, 47 से पहले जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें सैकड़ों प्रसिद्ध गुरुद्वारे भी थे और हजारों हिंदू मंदिर थे, जैन मंदिर थे, बौद्ध केंद्र थे, जिन्हें कुछ वर्षों के भीतर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आज भारत में बहुत गुरुद्वारे हैं, लेकिन 47 से पहले जितने गुरुद्वारे भारत में थे उससे सैकड़ों ज़्यादा गुरुद्वारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होते थे, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वहाँ कुछ गुरुद्वारे बचे हैं। मंदिरों की बात तो हम छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान में एक भी आपको जैन मंदिर नहीं मिलेगा, बौद्धों का केंद्र नहीं मिलेगा। मंदिर भी 2-4 हैं, उनकी भी अवनति हो रही है। लेकिन किसी समय पाकिस्तान धर्म का एक आधार होता था। पाकिस्तान में कई ऐसे शक्तिपीठ थे, कि ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनका विद्यमानता हजारों सालों से चली आ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आप प्रहलाद की कथा सुनते हैं, हिरण्यकश्यप की कथा सुनते हैं, वो घटना भारत में नहीं, वो पाकिस्तान के एक राज्य में हुई। यक्ष और दुर्योधन के मध्य जो संवाद हुआ, वो घटना भी पाकिस्तान के कटास राज्य में आज भी वो स्थल मौजूद हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि लाल किताब का जो आधारभूत सिद्धांत है वो जन स्मृतियाँ रही हैं। और जन स्मृतियाँ बहुत प्रभावपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो वास्तविक प्रमाण होती हैं। प्रयोग बदल सकते हैं, प्रयोग जुगाड़ होते हैं, लेकिन अनुभव कभी बदलते नहीं। अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गहन ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास रहते हैं।